सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं राव जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान के तमाम इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। तवानाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेली कम्युनिकेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मिनरल्स हो या IT और ज़राअत समेत दीगर शोबे हों, यहाँ पर सरमायाकारी को गैर मुल्की सरमायाकार इस वक्त तरजीह दे रहे हैं। किसी भी मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी इस बात की अलामत होती है कि फ़ॉरेन वर्ल्ड और फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स उस मुल्क की मईशत को सरमायाकारी के लिए एक काबिल कदर जगह समझते हैं, जो कि मईशत के लिए एक पॉजिटिव साइन है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी से स्किल्स और टेक्नोलॉजी हासिल करने में भी मदद मिलती है। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारों की नज़र में अहमियत इस वक्त पाकिस्तान की है और सनत किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सनतों के चलने से मुल्क की पैदावार में इजाफा होता है, हुनरमंदी में इजाफा होगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, जिसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट की किल्लत, ट्रेड डेफिसिट और इन्फ्लेशन में कमी आ सकती है। माशी माहिरीन के मुताबिक दुनिया इस वक्त बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रही है। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात, आज़ाद तिजारती जोन्स और इन्वेस्टमेंट से ही माशी तरक्की हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान की माशी आदाफ अभी काफ़ी दूर हैं, लेकिन मईशत की सिमत का दुरुस्त होना भी किसी कामयाबी से इन हालात में कम नहीं है। लेकिन माशी माहिरीन के मुताबिक ये कामयाबी तवील मुद्दती नहीं है, क्योंकि मुल्क की मईशत के बड़े खसारे इस वक्त मौजूद हैं। इसमें तिजारती खसारा भी है, रेवेन्यू का शॉर्टफॉल भी है, टैक्स आदाफ हासिल करने में नाकामी भी है, जिसकी वजह से हुकूमत और ख़जाने पर बोझ बढ़ रहा है। अगर हम गुज़िश्ता माली साल के इक़्तिसादी सर्वे को देखें तो हुकूमत बहुत से माशी आदाफ हासिल करने में गुज़िश्ता माली साल में भी नाकाम रही थी। हुकूमत ने माली साल 2024-25 का बजट 8,500 अरब के खसारे के साथ पेश किया था। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक सनती शोबे के लिए माली साल 2024 अच्छा नहीं रहा था, खासतौर पर बड़ी सनतें जिनकी ग्रोथ मनफी में रही थी। साथ ही साथ मुल्की GDP में इन्वेस्टमेंट के हिस्से में कमी वाक़ हुई थी। माली साल 2023 के दौरान GDP में सरमायाकारी का हिस्सा 14.13% था, जो 2024 में कम होकर 13.14% रहा, जो माशी माहिरीन के मुताबिक 50 साल की कम तरीन सतह है। माशी माहिरीन के साथ साथ आवाम को भी मईशत की पायदारी पर इस वक्त शुबा है। एक सर्वे के मुताबिक मईशत को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह इस वक्त 3% कम होकर 13% पर आ गई है। माशी मुस्तकबिल के हवाले से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में 19% का इजाफा हुआ है, जो अब 67% तक पहुँच गई है। लेकिन हुकूमत फिर भी पुरअज़्म है कि मईशत की सिमत दुरुस्त है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने एक बयान में कहा कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है और अहम इकनॉमिक इंडिकेटर से मईशत के इस्तेहकाम की अक्कासी हो रही है। खसारों में कमी आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम है, एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा है। मजीद उन्होंने कहा है कि मुल्क की मईशत को आगे ले जाने में प्राइवेट सेक्टर का बड़ा ही अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने यह भी यकीन दिलाया है कि हुकूमत कारोबार और सरमायाकारी में इजाफे के लिए तमाम सहूलियात और इक़दाम करेगी। माली मुश्किलात का शिकार होने वाले इदारों को बहाल करने की ज़रूरत है। तमाम बैंकर से गुजारिश की है कि दिवालिया इदारों की बहाली को तरजीह दी जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि बैंक थोड़ा सा हौसला रखें, हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, निजी शोबा यानी प्राइवेट सेक्टर ही ये काम। अब जो उम्मीदें दिलाई हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना ने, वो कितनी हौसला अफजा हैं और किस तरह से लोगों का यकीन इस मईशत के इस्तेहकाम पर आएगा और किस तरह से यकीन पुख्ता होगा, और फिर इंडस्ट्री के लिए आगे जो मुश्किलात हैं और चैलेंजेस हैं वो किस तरह से कम होंगे और हुकूमत की माशी पॉलिसी आगे क्या होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, MNA और हमारे माशियात भी हैं, सनतकार भी हैं हमारे मुल्क के। एक बड़े बहुत शुक्रिया बेग साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं। अपनी माशी पॉलिसी को हुकूमत एक बड़ी ज़बरदस्त शेप देने की कोशिश कर रही है। हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैक्रो लेवल पर हैं वो तो हमें अंडर कंट्रोल और पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ सर्वेज ऐसे हैं जिसमें लोगों का एतमाद नहीं है माशी पॉलिसी पर, हुकूमत पर, और वहाँ से कुछ राय ऐसी आ रही है कि मायूस हैं लोग पाकिस्तान की ओवरऑल इस वक्त इकॉनमी से। तो अब उन लोगों की मायूसी कैसे ख़त्म करेंगे आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये बात सही है कि मुल्क की माशी सूरत साल बेहतरी की तरफ गामजन है। हमारा फ़रात ज़र 7% पे आ गया है 38% से। हमारा मार्कअप रेट जो है कई बार 12 और 13% पे आ गया है, जबकि पॉलिसी रेट 22 था और बैंक के लेंडिंग रेट 23 और 24% पे थे। PX आप देखें हर रोज़ 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 1 लाख की नफसियाती हद अबूर कर ली है। एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस बढ़ी हैं और इस साल रिकॉर्ड रेमिटेंसेस उम्मीद की जा रही है 34 से 35 अरब डॉलर हमारी इंशाल्लाह होंगी, जो हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। करंट अकाउंट पिछले 3 महीने से सरप्लस है और
कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जो कंसर्न है, और बल्कि अभी IMF की जो दूसरा जायजा था उसमें उन्होंने अपनी कंसर्न बतलाई हैं, जिसमें FBR के रेवेन्यू वसूली का टारगेट 344 अरब रुपए शॉर्टफॉल है, यानी कम वसूल हुआ है। उसके बाद एग्रीकल्चर को अभी तक उन्होंने टैक्स नेट में नहीं लिया है। चारों सूबों ने इसके ऊपर कानून साजी करनी थी। अभी सिंध के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, और पंजाब में और KPK में हो गया, और बलूचिस्तान में भी फाइनल स्टेज पर है। रियल एस्टेट को और रिटेलर को अभी तक हम उसमें टैक्स नेट में नहीं ला सके हैं, जो IMF की अव्वलीन शर्त थी। 3 सेक्टर उन्होंने कहे थे कि इससे कम बात नहीं होगी, एक रियल एस्टेट, एक रिटेलर और एक एग्रीकल्चर। लेकिन इन तीनों सेक्टर्स में हमें इतनी जो एडवांसमेंट नहीं नजर आती। आज जो चीज अहम है और नई है, जरा सी डिफरेंट आपको बतलाना कि औरंगजेब साहब जो वजीर खजाना है, उन्होंने हमें अभी नेशनल असेंबली में एक हफ्ते पहले मुल्क की इकॉनमी के ऊपर ब्रीफिंग दी, और IMF के साथ जो उनकी वफ्द के साथ मुज़ाकरात थे उसके बारे में भी बतलाया। और उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर बूम करे, हाउसिंग बूम करे, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको भी वो अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने ताजिर 2 से स्कीम के बारे में बतलाया कि अभी तक हमें 10 अरब रुपए मिले हैं, लेकिन हमारा टारगेट जून 2025 तक 50 अरब रुपए का है। फिर उन्होंने सर्कुलर डेट, IPPs के साथ जो माहदे वगैरह हो रहे हैं हमारे, और अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि उसमें 5 IPPs ने खुद ही अपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिए, 18 ने मोड ऑफ पेमेंट को कैपेसिटी चार्ज के बजाय टेक एंड पे पे ले आए हैं। हुकूमत के जो बड़े मंसूबे हैं कोयले के, वो इम्पोर्टेड कोयले के बजाय मुकामी कोयले पे थर के चलाएंगे। वो गैस का टैरिफ सही करा है। CPEC में भी उन्होंने जो टाइम है उनका रीपेमेंट का, वो 3 से 5 साल बढ़ाने जा रहे हैं, और उससे उनका ये कहना है कि बिजली जो है वो 25 और 26 रुपए फी यूनिट हो जाएगी, जो एक ड्रीम है। अच्छा। और यही 9 सेंट्स की वादा किया था जनरल आसिफ मुनीर साहब ने, और दूसरे वजीर खजाना वगैरह, वजीर तिजारत ने, हम अपने सनत को वही रेट देंगे जो बाकी ममालिक खत्ते में ले रहे हैं, जो 8 और 9 सेंट्स है। तो ये तो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इसमें एक चीज मुख्तलिफ है कि उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लॉ में भी तब्दीलियां करनी होंगी। अच्छा। हमें दिवालिया का, इदारों की जो दिवालिया हो जाते हैं उनके कवानीन बनाने होंगे, हमें इंसॉल्वेंसी के कवानीन बनाने होंगे, हमें डिफॉल्ट होने के बाद जो बैंक कोर्ट में जाते हैं और वसूली और रिकवरी के लिए 10-15 साल लग जाते हैं, मशीनें गल जाती हैं। फोक क्लोजर लॉ का इन्फोर्समेंट नहीं है कि भाई अगर आपने पैसे दिए हैं और पेमेंट नहीं होती तो वो तमाम चार्ज डॉक्यूमेंट जो आपने लीगल साइन किए हैं उसके बुनियाद पे आप कब्जा कर सकते हैं उस चीज़ का, इससे पहले कि वो चीज़ मिट्टी बने और जंग लगे। तो ये भी है। गैर ममालिक में बाप साहब आपको याद होगा चैप्टर 11 फाइल किया जाता है जी। उन कंपनियों का जो डिफॉल्ट हो चुकी होती है या होने वाली हो रही होती है, और वो चैप्टर 11 जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है या फाइल इवन किया जाता है, बैंक या कोई और इदारा हाथ नहीं लगा सकता आपको। और फिर चंद दिनों के बाद आप इज्जत के साथ एक दूसरा बिजनेस शुरू करके माशरे में अपनी फैमिली की सपोर्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं है लॉज, अभी न फोर्क क्लोजर लॉ है, न इंसॉल्वेंसी का है, न डिफॉल्ट का है। आप डिफॉल्ट हुए तो कोर्ट कचहरी में जाते हैं, कोर्ट कचहरी में 15-20 साल लगते हैं, और बैंकों को भी वहां पे रिकॉर्ड्स नहीं है कि वो आपकी चीज जो चार्ज पे क्रिएट किया था, जो गिरवी थी बैंक के साथ, वो वापस ले सकें अनलेस कोर्ट में, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो ये एक बिल्कुल सही बतलाई थी बात। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी SECP और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की थी, उसमें जजेस को भी बुलाया गया था,
चीफ जस्टिस भी थे, वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी थे और इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी थे। और उसमें SCCP और दूसरे लोगों ने ये बताया कि एबिलिटी पे करने की और विलिंगनेस पे करने की दो अलग चीजें उनको समझना होगा। कुछ लोग विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, पहले दिन से वो बैंक से कर्जा इस बुनियाद पे लेते हैं कि हम डिफॉल्ट करके चाबी थमा देंगे, और उसमें उन्होंने जो पैसे बीच में निकालने होते हैं, जो ओवर इन्वेस्टिंग करके किकबैक लिया होता है, वो समझते हैं कि उनका मुकद्दर, उनके अल्टीमेट, उनका ये सब कुछ है, जो बहुत छोटी और बहुत गिरी हुई सोच होती है। तो मिर्जा साहब, इस कोई कमेटी वगैरह की तश्कील पाई है इस सिलसिले में, इस पर कानून साजी के लिए? चूंकि जाहिर है ये ओवरनाइट कोई काम नहीं होगा। कहा है कि ग्रुप बनाएंगे, 2 वर्किंग ग्रुप्स ऑन इंसॉल्वेंसी एक बनेगा और वर्किंग ग्रुप ऑन डेट इन्फोर्समेंट बनेगा। ये दोनों ग्रुप जो है सिफारिशा देंगे उस कानून की, जिसपे पहले भी बात की जब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था फेडरेशन का, हमने मीटिंगें की थी, लेकिन फोरक्लोजर लॉ और इंसॉल्वेंसी लॉ जो है वो तश्कील नहीं दिए जा सके। लेकिन अब एहसास हो रहा है बैंकों को भी कि हम डायरेक्ट कोर्ट में लेके जाने के बजाय अगर ये लॉ हो तो हम एमिकेबली भी डिस्कस कर सकते हैं कोर्ट कचहरी के अलावा। और अगर वो एक विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, विलफुल डिफॉल्टर के माने हैं वो जानबूझ के डिफॉल्टर नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ हुकूमत की पॉलिसीज नहीं, बारिश नहीं हुई, क्रॉप नहीं आई, कॉटन नहीं मिला, वर्किंग कैपिटल बैंक ने नहीं दिया और वो डिफॉल्ट हो गया, तो ये कहलाते हैं, ये विलफुल डिफॉल्टर के जुमरे में नहीं आते, ये सरकमटेंशनल डिफॉल्टर कहलाते हैं। हालात ने इनको दिवालिया कर दिया, तो उनकी अलग-अलग अप्रोच होती है उनसे रिकवरी की और उनसे डीलिंग की। तो ये सब बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने, SCCP के चेयरमैन ने और हम लोग जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के सीनियर फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कॉन्फ्रेंस की शक्ल में किया है। और डेट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो है उसको रेगुलराइज करने के लिए अब उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, खासतौर से हाउसिंग सेक्टर जो प्रायोरिटी सेक्टर है, वजीर और खजाना ने कहा। एक क्लैरिटी सिलसिले में और दे दीजिएगा कि ये जब ये कानून साजी हो जाएगी तो ज़ाहिर है एक कवर तो प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा तो इस सूरत में नहीं उठाया जाएगा कि कोई विलफुल डिफ़ॉल्टर हो और अपने आप को वो सर्कमस्टेंशियल डिफ़ॉल्टर ज़ाहिर करने की फिर कोशिश करे, हालात ऐसे पैदा करने की कोशिश करे। तो ये इस बात को मद्देनज़र रखा जाएगा इस कानून साजी के दौरान? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मुझे बड़ी खुशी है। देखिए, विलफुल डिफ़ॉल्टर का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वो ओवर इन्वेस्टिंग की हुई होती है, फंड्स निकाले हुए होते हैं, ओवर प्राइस प्रोजेक्ट होता है, वक्त पे बैंक को वो कभी किस्तें मार्कअप वगैरह देते नहीं है, उनका रीस्केड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग पे जोर होता है जितना लंबा खींच सकें, और वो बाद में चाबी थमाने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं। लेकिन सर्कमस्टेंशियल डिफॉल्टर ये साबित करता है कि जी हुकूमत ने जो कॉटन एक्सपोर्ट कर दी थी तो मेरे पास कॉटन नहीं बची, क्रॉप शॉर्टफॉल थी और मुझे वर्किंग कैपिटल नहीं दिया गया और कोविड हो गए थे, और इस तरह की चीज़ें जिसमें वो ये साबित करता है वो सर्कमस्टेंशियल डिफॉल्ट हुआ है, हालात की वजह से वो डिफॉल्ट हुआ है। और उसके ट्रीटमेंट ये हमने पहले भी जब बैंकिंग काउंसिल बंद हो रही थी तो उन्होंने बैंकों के रीस्ट्रक्चरिंग कराए थे मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो उसमें भी यही बैंकों ने जो कमेटियां थी सर्कमस्टेंशियल और विलफुल डिफॉल्टर की 2 कैटेगरीज अलग-अलग बना के और कामयाबी के साथ उनसे डील किया था। तो ये इतना आसान नहीं है कि एक विलफुल डिफॉल्टर अपने आप को सर्कमस्टेंशियल डिफॉल्टर में कवर कर दे या छुपा दे। सही। और मैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम इस कानून साजी को जरा कनेक्ट करें अपनी इंडस्ट्री के साथ, जब प्रोजेक्ट डालता है तो अगर वो 100 करोड़ का वो प्रोजेक्ट की लागत अगर 50 करोड़ 60 करोड़ है तो वो 120 करोड़ की लागत से वो प्रोजेक्ट लगाता है, और वो पैसे जो बैंक एलसी में खोलता है वो बाहर ले लेता है। तो ये वो चीजें जो छुपती नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें टेक्निकली आपको असेस करना पड़ता है
और विलफुल डिफॉल्टर के साथ कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ हुकूमत का, एक्सचेकर का, बैंकों के पैसे फंसाए अपने मामूली 2 टके के फ़ायदे के लिए, बल्कि उनसे मुंसलिक जितने लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई कॉटन सप्लाई कर रहा होता है, कोई डाई सप्लाई कर रहा होता है, कोई केमिकल सप्लाई कर रहा होता है, उनके भी डिफॉल्ट्स होते हैं, उनके भी स्टक होते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से पेमेंट नहीं आती। तो विलफुल डिफॉल्टर एक बड़ा मुजरिम की उसकी हैयत होती है। और मिर्ज़ा, इसको, इस कानून साजी को अगर हम कनेक्ट करें अपनी इंडस्ट्री के साथ या अपनी एक्सपोर्ट्स के साथ, तो ये कितना एक सेफ कवर मिल सकता है हमारे प्राइवेट सेक्टर को, हमारी इंडस्ट्री को, और उसमें फिर वो क्या क्या पॉजिटिव सामने आ सकते हैं, यानी ग्रोथ किस तरह से इसमें हमारी इंडस्ट्री की हो सकती है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि अगर विलफुल डिफॉल्टर नहीं है तो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है कुछ पेमेंट लेके, और अगर उसके कुछ टेक्निकल नुक्स हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल उसका कम है, पूरा नहीं हो रहा, उसकी प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी पे वो नहीं चला पा रहा है, तो वो चीज़ें एड्रेस होती हैं। उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ के मिलों में ज़मीनें होती हैं जो एक्सेस होती हैं, वो अलाउ कर दी जाती हैं बेच के बैंक के कर्जे उतारने के लिए, जितने फीसद भी कर्जा हो सके। तो ये पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग होता है और ये केस टू केस बेसिस पे डील किया जाता है। सही। और अब चलें, ये तो अभी कानून साजी अभी होगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो कवानीन पहले से मौजूद हैं, ये जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम पहले से मौजूद है, उसमें जो अब मुश्किलात इस वक्त सामने आ रही हैं, जो शॉर्टफॉल की सूरत में IMF का अगला रिव्यू अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है, तो अब वो कितना बड़ा चैलेंज इस वक्त आपको लग रहा है? अगर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को हम नहीं मीट कर पाते तो अगले रिव्यू में कुछ सख्त रिमार्क्स भी उनकी तरफ से आ सकते हैं। हमारा प्रोग्राम क्या किसी खतरे का शिकार हो सकता है? रिमार्क तो छोड़ दें आप साहब, रिमार्क तो बहुत छोटी चीज होती है। वो तो कहते हैं मिनी बजट लाएं, तो वो तो एक बड़ा प्रेशर है। मिनी बजट जो है वो फिर गरीब अवाम पर टैक्सों की बोझ और अंबार होता है। सही। तो और मिनी बजट में जब वो, क्योंकि वक्त से पहले आता है, लिहाजा हर सेक्टर मुतासिर होता है, क्योंकि उसने पोजीशन नहीं ली हुई होती। और मनी बजट जो है वो हल नहीं है। वो तो एक बार में आपने अगर 400-500 अरब रुपए की कमी थी वो वसूल कर ली नए टैक्स लगा के, लेकिन अगर आपकी रिकवरी मजीद कम होती है आगे जाके, तो फिर क्या आप दोबारा मिनी बजट लाएंगे? सो मिनी बजट इज नेवर ए सॉल्यूशन, इट्स अ बर्डन। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ताजिर दोस्त स्कीम को बढ़ाएं, स्मगलर्स को जो डीजल और स्क्रैप की हो रही है ईरान से और अफगानिस्तान से, उसको 100% रोका जाए। उसमें FBI के पास नहीं है, फिर कहते हैं जी हमने अपने लोगों पे IB वालों को मॉनिटरिंग के लिए लगाया है। तो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती। उस डिपार्टमेंट को इतना कॉम्पिटेंट बनाएं कि वो अपने तौर पे चेक एंड बैलेंसेस हो और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए जा सके, जिससे स्मगलिंग ना हो सके, ये पैसा कौमी खजाने में आए, नेशनल एक्सचेकर में आए। और तो ये बड़ी ज़रूरी है। आपको स्मगलिंग को रोकना है और शुगर की जो होल्डिंग है, यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उसको आपने ख़त्म करना है। और उसके साथ साथ गंदुम में बड़े लोग पिसे हैं लास्ट टाइम ज़ख़ीरा अंदोज़ी में लोगों ने, तो वो भी आपने हटाना है। और मार्केट बेस्ड कमेटियां बना के आपने अफराते ज़र तो कम कर लिया, खाने पीने की अशिया भी कम हो गई, ईडेबल ऑयल भी आपका बाहर दुनिया में कम हुआ, लिहाजा यहाँ कम हो गया, गेहूं कम हो गया। लेकिन बाद में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि वो अपनी मर्जी के रेट लगा के बेच रहे होते हैं, ठीक है, हुकूमती रेट शीट पे नहीं बेच रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर करने पड़ते हैं। इंतजामी कमेटियाँ होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, वो सख्ती करें, फाइन करें, सील करें, बंद करें, क्योंकि जब तक इंतजामी इसमें आप अमल दखल नहीं करते तो सिर्फ प्राइजेस की लिस्ट लगाने से
मसले नहीं हल होंगे। उस लिस्ट पे अमल दरामद भी कराना आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब इस वक्त IPPs जिनके साथ नए मुआहदे हुकूमत के हो रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। एक और IPP अब टेक एंड पे मॉडल पर इस वक्त राज़ी हो चुकी है। तफसीली बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, और IPPs के साथ ख़ास तौर पर जो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है उस पर हुकूमती टास्क फोर्स, हुकूमती टीम के मुख्तलिफ IPPs के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, और एक और कंपनी को अब कन्विंस करने में हुकूमती टीम कामयाब हो गई है, और ये सैफ पावर कंपनी है जिसको अब हाइब्रिड टेक एंड पे के मॉडल पर लेकर आया जाएगा, यानी उन्हें भी अब कोई फर्दर कैपेसिटी पेमेंट्स अदा नहीं की जाएंगी। बहुत ज़्यादा जोर इस वक्त हुकूमत का इन कैपेसिटी पेमेंट्स पर है, कैपेसिटी चार्जेस पर है, लेकिन अब इस दौरान होना तो ये चाहिए था कि लाइन लॉसेज में भी गुज़िश्ता एक साल में कमी वाक़ई होती, रिकवरीज़ को बढ़ाया जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ हुकूमत इस शोबे में काम कर रही थी। लेकिन अफसोस की बात है कि इन दोनों ही मामलात में थोड़ी सी गफलत हुकूमत की सामने आई है। लाइन लॉसेज के जो फिगर्स हैं वो भी पिछले साल की निस्बत इस साल बढ़े और अच्छे खासे बढ़ें, और जो रिकवरी बढ़नी चाहिए थी वहाँ पर हमने 1-2% की कमी वाक़ई होती देखी है। अब इसके साथ साथ एक और सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, और वो है सोलर का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। न सिर्फ डोमेस्टिक यूज़र बल्कि जो कमर्शियल बड़े यूज़र्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जब सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं तो कुछ रेवेन्यू कलेक्शन के इशूज़ भी अब हुकूमत को और एनर्जी सेक्टर को फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये इशू कितने आगे जाकर तंग कर सकते हैं गवर्नमेंट को, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करें। वलीद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये एक एक करके आहिस्तगी के साथ जो IPPs हैं वो कन्विंस तो हो रही हैं टेक एंड पे मॉडल पर, लेकिन ये स्पीड बड़ी स्लो दिखाई दे रही है। अभी तक कोई 5-6 IPPs ही, और वो भी बहुत पुरानी IPPs, वही अभी तक इस पर मानी है। अभी आगे कितनी तेज़ी के साथ हुकूमत को इस शोबे में काम करने की ज़रूरत है? देखिए, हुकूमत को इस शोबे को सॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए, एक तो तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है और दूसरा कंसिस्टेंसी के साथ काम करने की ज़रूरत है। मैं बड़े अरसे से कहता आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इन रिफॉर्म्स के साथ साथ थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट पे भी तवज्जो देनी है, कि अगर आप एक साइड पे एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा ले जाएंगे तो वो भी कभी कभी एम्बिशियस होना वो भी कभी कभी आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो हमें एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ना सिर्फ IPPs जनरेशन साइड पे बल्कि साथ में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे। आपने अपने इब्तदाइये में बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि अगर आप एक साइड पे निगोशिएट कर रहे हैं अपने IPPs के साथ और जनरेशन साइड को देख रहे हैं, साथ में हमें डिस्ट्रीब्यूशन साइड की जो लीकेजेस हैं उसको भी थोड़ा सा आपने देखना है, और वहाँ पे रिफॉर्म्स किस तरह से होंगे वो जो है वो की है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन साइड को के लॉसेस को थोड़ा सा कम करते हैं तो आपके लिए निगोशिएट करना, रीनिगोशिएट करना IPPs के साथ आसान हो जाएगा, कि हम दीगर डिपार्टमेंट्स में, दीगर आपके जो सेक्टर के आर्म्स हैं वहाँ पे भी अपनी लीकेजेस को रोक रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जो है वो थोड़ा सा कॉपरेट इस सेंस में करें कि अगर आप मईशत का पहिया चलाने में मुल्क की मदद करेंगे तो मुल्क वुड बी, स्टेट इज़ इन अ बेटर पोजीशन कि वो आपको पे बैक भी कर सके। और ये वाला आर्ग्यूमेंट जो आपके बड़े IPPs हैं, खासकर जो CPEC के अंडर लगे हुए हैं, चूँकि वो एक स्ट्रैंडेड एसेट बन चुके हैं, आप चाइनीज़ कंपनीज को पे नहीं कर पा रहे, तो अगर मुल्क चलेगा, मईशत चलेगी, तो फिर जाके आप पे कर सकते हैं। और उस मुल्क का या इंडस्ट्री का चलना इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उनको कंपैटिटिव रेट्स पे, कम रेट्स पे जो है वो बिजली दें, ताकि इनपुट कॉस्ट कम आए और हम जो है वो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर सकें और कंपैटिटिव तरीके से एक्सपोर्ट कर सकें। जैसे जैसे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्ड होंगे, फॉरेन इनफ्लो होगा, एक्सचेंज इनफ्लो होगा, तो तब पाकिस्तान वुड बी इन अ बेटर शेप कि हम जो है वो उनको पे कर सकेंगे। तो एक विन विन सिचुएशन होगी, लेकिन ये तभी होगा जब गवर्नमेंट जो है इसको एक होलिस्टिक वे में लेके चलेगी, इंटीग्रेटेड वे में लेके चलेगी। अगर आप आइसोलेटेड वे में, साइलोज में पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तवज्जो इस वक्त है कैपेसिटी चार्जेस पर। ऐसा लग रहा था चंद महीनों पहले कि सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस को अगर वेव ऑफ कर दिया जाएगा तो ये एनर्जी सेक्टर का पूरा मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन के जो लीकेजेस हैं अब ये जब साथ साथ चल रहे हैं और इनमें 114 अरब का इजाफा हो रहा है, तो ये क्यों मिस कर रही है हुकूमत? इस तरफ क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? जब नेगोशिएशन अच्छी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है तो फिर उसके पैरेलल ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है?
देखिए उसमें ना स्ट्रक्चरल मसले हैं। स्ट्रक्चरल मसले इस तरह से हैं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का साइज बहुत बड़ा है। अगर आप पेस्को की एग्जांपल लें तो पूरा केपीके अभी वो हेस्को हज़ारा डिवीजन को के लिए अलग बन रही है, लेकिन स्टिल आप एक पूरा प्रोविंस जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कंट्रोल कर रही है। कैस्को पूरा बलूचिस्तान एक कंपनी जो है वो कंट्रोल कर रही है। इट इज़ नॉट इन टेक्निकली फीजिबल वे कि आप जो है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से लगा सकें। इसको थोड़ा सा आपको लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी लिंक करना होगा, और दूसरा ये कि जो हमारा माइंडसेट है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक, शायद लोग उसको फ्री की कमोडिटी समझते हैं, बाकियों के लिए हम पैसे देते हैं, वैसे ही हमें पैसे भी देने, लेकिन वो तब होगा जब गवर्नमेंट एक बैलेंस के साथ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को इस तरह से लेके चलेगी। अब टैरिफ इतना ज़्यादा हो गया कि कभी कभी मैं काफ़ी जगह पे ये भी कह चुका हूँ कि लोग अब सवाब समझ के शायद इलेक्ट्रिसिटी चोरी करना या नॉन रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो गए। तो जब तक गवर्नमेंट इस इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को ठीक नहीं करती, रैशनलाइज नहीं करती, इस आर्गूमेंट को बिल्ड करना कि रिकवरी बड़ी ज़्यादा हो जाए शायद मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जिसका बड़े अरसे से सभी लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, दैट इज़ या तो प्राइवेटाइज करें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, या फिर उनको कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे कंपैटिटिव डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करके चलाएं, जिसमें शायद आपका CTBCM जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चौथी चीज़ कि जहाँ पे आप IPPs के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, वहीं पे कोशिश ये की जाए कि हम जो है वो कुछ चीज़ें ट्रांसमिशन साइड पे भी ठीक करें, और जितना रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी होगी उतना शायद हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो अपने ग्रिड पे लेके आ सकते हैं। और इंडस्ट्रियल सेक्टर वुड बी की, क्योंकि अब सोलर की वजह से आपका जो रेजिडेंशियल डिमांड है वो नीचे आएगा। उस रेजिडेंशियल डिमांड को आपको इंडस्ट्री से पूरा करना चाहिए, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब आप IPPs से कंपैटिटिव रेट्स पे बिजली लेंगे, उसको रिलायबली इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो है वो ट्रांसमिट करेंगे, और तीसरा ये कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइड जो है वो इतना एफिशिएंट होगा कि वो लॉसेस को रोक सके। तो लोग साहब ये कि अगर टैरिफ में कमी लानी है तो उसके लिए कंजम्पशन को बढ़ाना है। कंजम्पशन किस तरह बढ़ाई जाएगी, जबकि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में सोलर पैनल्स इंपोर्ट हो रहे हैं और जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा उस पर अब इन्हिसार कर रहे हैं। तो जब आपके यूज़र्स की तादाद ही कम होती जाएगी तो वो कंजम्पशन आपकी नहीं बढ़ पाएगी, तो ऑटोमेटिकली फिर वो टैरिफ हायर साइड पर ही रहेगा। देखें, पाकिस्तान में 1% टोटल कंज्यूमर्स का सिर्फ 1% इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं, लेकिन वो 1% 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की तादाद 1% से बढ़ा के 2% कर लें, तो वो आपका जो कंजम्पशन का रेशियो है वो 22% से बढ़ के 44% हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक ही तरीका है पाकिस्तान में मुल्क में एनर्जी को ठीक करने का भी और इकोनॉमी को ठीक करने का भी, कि इंटीग्रेटेड विद इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आपको 3 चीज़ें रिक्वायर हैं। एक ये कि आप IPPs के साथ निगोशिएट करें, कैपेसिटी चार्जेस को कम किया जाए। दूसरा ये कि आपको रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि रिलायबिलिटी के बगैर इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी भी आपसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेगा। तीसरी चीज़ जो अभी इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है यूरोपियन यूनियन का, और ख़ासकर आपका एक्सपोर्टिंग सेक्टर उससे 2030 तक मुतासिर होगा, लेकिन काम पाकिस्तान को भी शुरू करना है, वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का है। उसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा कार्बन इंटेंसिटी वाले ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेके कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो यूरोपियन यूनियन उस पर एमिशन फ़ी ऐड करेगा। तो अब 3 चीज़ें गवर्नमेंट को करनी है, कंपैटिटिव रेट्स पे बिजली प्रोवाइड करनी है इंडस्ट्री को, रिलायबिलिटी के साथ करनी है, और तीसरा ये कि ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ा के क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है। तब जाके आप ये वाला कनंड्रम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप अपने इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को 1% से बढ़ा के 2% करेंगे, तो आपकी कंजम्पशन जो है वो 22% से बढ़ के 44% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो जाएगी, जिससे हम ये जो रेजिडेंशियल डिमांड नीचे आ रही है उसको हम इंडस्ट्रियल डिमांड से पूरा कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, ये एग्जिस्टिंग IPPs के साथ ये किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, चूँकि उनके भी तो इम्पोर्टेड कोल्स के एग्रीमेंट्स हुए होंगे इंटरनेशनल फर्म्स के साथ, और वो फिर ये सब आपको लग रहा है कि आने वाले चंद माह में ये सारी चीज़ें हैं पॉसिबल? देखिए, मैं इसी को देखते हुए, इसी डायलेमा को देखते हुए हमेशा से इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करता आया हूँ। और इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि आप इसको क्लाइमेट फाइनेंस से लिंक करें, क्लाइमेट एजेंडा के साथ लिंक करें। दुनिया में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो कि आपको फाइनेंस करते हैं, ख़ास करके जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स या एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो
एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म है, वो आपको कंसेशनल रेट्स पे लोन देते हैं ताकि आप उन लोन्स को यूज करते हुए एक तो अपने फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स को खरीद के अर्ली रिटायर कर लें, जो कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा वैलिड है क्योंकि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी जो है वो लगी हुई है। अगर आप कुछ पावर प्लांट्स को अर्ली रिटायर करते हैं या फिर रीपर्पस करते हैं तो उससे होगा ये कि आपकी कैपेसिटी जो एक्सेस कैपेसिटी लगी है वो भी कुछ कम हो जाएगी, वो रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट भी हो जाएगी और आप उसको थोड़ा सा बेटर एफिशिएंट वे में मैनेज भी कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ ये कि जो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स का कॉन्सेप्ट है उसमें G7 फाइनेंस करता है और वो सिर्फ और सिर्फ आपको जनरेशन साइड पे फाइनेंस नहीं करते, वो आपको ट्रांसमिशन साइड पे भी फाइनेंस करते हैं। तो पाकिस्तान अपने ट्रांसमिशन साइड को भी अपडेट कर सकता है जिसके थ्रू आप रिन्यूएबल एनर्जी को बेटर वे में इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने पावर सेक्टर में। सर अब ये जिस तरह क्लाइमेट को आपने इस वक्त उससे कनेक्ट किया, ये जो हमारी यहाँ टास्क फोर्स बनी हुई है उसमें जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, क्या वो हमें ये दिखाई दे रहा है कि उस पर भी इसी तरह से मामलात लेकर चल रहे हैं जिस तरह अभी COP29 में भी वहाँ भी मौजूद थे और भी यहाँ से ऑफिशियल कुछ डेलीगेट्स मौजूद थे, तो वहाँ पर कोई ऐसा फ्रूटफुल नतीजा नहीं निकला? वो भी मामला अभी काफ़ी टल गया है, जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है इस मामले को। तो अब ये मामलात आगे किस तरह जो तरक्की पजीर ममालिक पाकिस्तान जैसे हैं उनके आगे बढ़ेंगे? देखिए, इंडोनेशिया को $4 बिलियन मिले, साउथ अफ्रीका को $8 बिलियन मिले। हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम आइसोलेटेड वे में प्लानिंग कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर आपका पावर डिवीजन जो है वो अपने गोल्स, अपने TORs को देखते हुए, जो कि सिस्टम की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है या अफोर्डेबिलिटी है, उसको देखते हुए प्लानिंग कर रहा है। क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री क्लाइमेट एजेंडा को लेके चल रही है। आपकी जो कॉमर्स और इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है वो अपकमिंग CBAM को देखते हुए थोड़ी सी गुजारिशात उन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन के साथ शेयर किए हैं। जब तक ये तीनों मिनिस्ट्रीज मिलके कोई प्लानिंग नहीं करती तब तक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन नहीं आएगा। COP29 में तो अभी शायद उस तरह से ब्रेक थ्रू नहीं हुई, लेकिन COP27 में ये कॉन्सेप्ट आया था जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स का, जिसमें G7 कंट्रीज प्लस देयर प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान एटलीस्ट अभी उसके लिए प्लानिंग कर सकता है। इंडिया एक प्लान कर रहा है, सेनेगल एक प्लान कर रहा है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहते हैं, और वो एपॉलिटिकल होता है, वो बड़ा लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड प्लान होता है जिसके थ्रू फाइनेंसिंग मिल जाती है, फाइनेंसिंग इज अवेलेबल, लेकिन हमें सिर्फ प्लान करना है। और अगर हमारे पास कोई इस तरह का रोड मैप आ जाता है तो फिर शायद हमें क्लाइमेट फाइनेंस अट्रैक्ट करना वो भी बड़ा आसान हो जाएगा। और इसी को मैं इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग कहता हूं, जिसमें ना सिर्फ इकोनॉमी आती है बल्कि एनर्जी और एनवायरनमेंट तीनों चीजें आती हैं, फिर जाके हम एक होलिस्टिक व्यू के साथ जो है वो पॉलिसी प्लानिंग को लेकर क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत लाजमी पाकिस्तान को पड़ेगी उस रोड मैप पर जो हमारे अपने फाइनेंशियल इस वक्त चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए। अपने ओन पर तो हम शायद कोई डिसीजन नहीं ले सकें, ऐसी कोई प्लानिंग हम नहीं कर सकें, उसके लिए हमें फिर इस फाइनेंसिंग की ज़रूरत लाजमी तौर पर पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में हमने जब तक इस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को जो कि एक्सेसिव है इसको हम अर्ली रिटायर नहीं करते या कुछ ग्रिड की डिमांड नहीं बढ़ाते, तब तक एनर्जी का मसला जो है वो उसी तरह से चलेगा। और डिमांड बढ़ाने के लिए आपको अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो ग्रिड पे लेके आना है। और अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहते हैं और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये CBAM जैसे जो क्लाइमेट एजेंडा के कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं आगे फ्यूचर में, उसको जहन में रखते हुए प्लानिंग करनी होगी। और तीसरी साइड पे, एक साइड पे हम क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का रोना रोते हैं कि पाकिस्तान इज 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द सेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, और 2022 के फ्लड्स ने जितना लॉस एंड डैमेज किया, एक साइड पे हम लॉस एंड डैमेज का इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं और दूसरी साइड पे अगर हम फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर ये कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉलिसी प्लानिंग हो जाएगी। इन दोनों आर्म्स को, जो कि एक आपका एनर्जी का आर्म है और दूसरा एनवायरनमेंट का या क्लाइमेट चेंज का, इन दोनों को मिलके एक होलिस्टिक पॉलिसी मेकिंग करनी है, तब जाके हम क्लाइमेट फाइनेंस अट्रैक्ट कर सकेंगे और लीड भी कर सकेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन खालिद साहब, कि हमारी इंडस्ट्री जो कि 9 सेंट पर बिजली चाहती है, जो कि रीजन के दूसरे कंट्रीज़ के बराबर हो, तो उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं हमें तो जब सस्ती बिजली मिलेगी हम तब अपनी कंजम्पशन बढ़ा सकेंगे। अब एनर्जी सेक्टर और हुकूमत ये कहती है कि जब ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी तो हम टैरिफ को कम कर सकेंगे। नहीं, एक सर्कल में हम घूम रहे हैं और वो दोनों बॉल एक दूसरे को थ्रो कर रहे हैं। अब ये इसमें से कोई इनिशिएट लेगा कब कि एनर्जी सेक्टर उस टैरिफ को पहले कम करके उनको प्रोवाइड करे इंडस्ट्री को बिजली, या फिर इंडस्ट्री इस वक्त भारी बिजली के साथ अपनी कंजम्पशन बढ़ाए? इनिशिएटिव किसको लेना पड़ेगा?
देखिए, इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना होगा। ये जो सोलर रूफटॉप वाला अभी इनिशिएटिव है, इसको इस तरह से यूज करें कि जो आपके प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उनको कुछ, चूंकि हम सब्सिडी तो उनको पहले ही देते हैं, कोई 90 बिलियन रुपीस की सब्सिडी ऑलमोस्ट हर मंथ जो है वो उनको मिलती है। अगर इस सब्सिडी को यूज करके आप जो है वो उनको ऐसे सोलर पैनल्स प्रोवाइड करते हैं कि वो 200 यूनिट्स तक बिजली कंज्यूम कर सकें, तो फिर आप उस सब्सिडी को फिर दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं उन इंडस्ट्रीज के लिए जो कि एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कॉशन की है, वो ये कि ब्लैंकेट सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए इंडस्ट्री को। हमने काफ़ी डिस्टॉर्टिव सब्सिडीज भी देखी हैं। सब्सिडीज कुछ इस वे में प्लान होनी चाहिए, टैरिफ कुछ इस वे में प्लान होना चाहिए कि अगर किसी एक फर्म की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रही हैं तो विद दी इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो डिक्रीज होना चाहिए, ताकि उनके लिए एक इंसेंटिव हो कि जब तक वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे नहीं, बिजली का बिल कम नहीं होगा। तो इस तरह से प्लानिंग करके हमें थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्री को भी ठीक करना है, अपने एनर्जी सेक्टर में डिमांड को भी वापस लेके आना है। लेकिन ये सारा कुछ उस क्लाइमेट के एम्बिट में होना चाहिए जो कि ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस के थ्रू आ रहा है। अगर इस तरह से लेके चलेंगे तो 10 to 20 ईयर्स डाउन द रोड पाकिस्तान की मैशियत जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगी और क्लाइमेट के साथ लिंक हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। आपने उनकी तफसीली तौर पर सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।